स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर। ये हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का दूसरा लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम प्रबोध मॉडल पेपर सेट 2 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मिनिमम 30 मिनट लगेंगे इसे रिवाइज करने में, कंप्लीट करने में। एंड काफ़ी इजी वर्डों में आपको बताऊंगा, जैसे इसमें दिया है उससे भी ज़्यादा आसान शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कॉमेंट कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम MCQ देखते हैं। 10 MCQ आते हैं। पहले यहाँ पास क्वेश्चन है, अंडर समुच्चय बने होते हैं, किससे बने होते हैं? तो आपको पता होगा जो भ्रूण कोश है उसके बीजांड द्वार की तरफ 2 कोशिकाएं होती है, जिसे सहायक कोशिका कहते हैं, और जस्ट ऊपर में उसकी अंड कोशिका होती है। ये दोनों संरचना को मिलाकर अंड कोशिका और सहायक कोशिका को मिला के अंड समुच्चय कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2 सहायक कोशिका प्लस 1 अंड कोशिका। इसके बाद है लेडिंग कोशिका पाई जाती है। जो लेडिंग कोशिकाएं होती है वो वृषण में पाई जाती है। एंड अगर आपको याद नहीं होता तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो सिलेबस है 12th का, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, मतलब जनरल वाला, जिससे संबंधित यहाँ पर सिर्फ वृषण है। बाकी ये चीज़ें तो यार मतलब हाँ गर्भाशय भी है, बट देखा जाए तो यहाँ पर मेनली जो है वृषण होता है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और वही लेडिंग कोशिका पाई जाती है। इसके बाद है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी क्या कहलाती है? ट्राइसोमी का मतलब ये होता है कि 2 गुणसूत्र होते हैं। आपको पता होगा एक्स होगा या XY होगा। अगर उन दोनों की जगह मतलब 2 गुणसूत्र जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं तो उसे भी ट्राइसोमी कहते हैं। और इससे एक सिंड्रोम होता है जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन, जिसमें दे है निम्न में से कौन एक लिंग क्षरंग विकार है? तो इसका जो आंसर है वो हीमोफीलिया आ जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा RNA क्लोवर लीफ के समान संरचना दर्शाती है? तो इसका आंसर tRNA आ जाएगा। और देखो इससे पहले मॉडल पेपर में tRNA के बारे में भी एक चीज़ था, वो क्या है, घुलनशील RNA होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को किससे निकाला था? तो आपको पता होगा पहला जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है, और इसे पेनिसिलिन नोटेटम से निकाला जाता है, मतलब निकाला गया था। ठीक है, पहला यहाँ पर था वो। इसके बाद है जीन गन विधि का प्रयोग होता है। जीन गन का विधि जो है उसका क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर गन शब्द आ रहा है। गन का मतलब तो आपको पता ही होगा, सामान्य भाषा में बंदूक बोलते हैं। उससे कुछ ना कुछ बाहर निकलता है, मतलब गोली बाहर निकलती है। ऐसा तो नहीं कि बाहर से कुछ चीज़ हम ले रहे हैं, मतलब यहाँ से तो यहाँ नहीं कि उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं या उससे कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उससे किसी चीज़ को बाहर निकाला जा रहा है। तो ऐसा मान सकते हो वो गन है उसमें हम जीन को रखते हैं और परपोषी में उसे डालते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो इसका पहला आंसर आ जाएगा जीन को परपोषी में स्थानांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मत्स्य पालन हेतु लाई गई अफ्रीकन मछली जो हमारे नदियों की मूल जातियों के लिए खतरा बनी हुई है, ये इसका जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पर है कैलेरियस। ठीक है, कैलेरियस जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर प्राप्त की जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखलाओं के अंतर्गत मोर में उपलब्ध होगी? सबसे पहले पौधा है, पौधे से फिर ये चूहे में जाएगा, और चूहे से सांप में, फिर मोर में। आपको पता होगा जो ऊर्जा है वो 10% एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है। तो आपको इनका पूरा 10% निकालना है। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर समय दिया है ऊर्जा 20 जूल। मान लो यहाँ पर देखो 20 जूल है, और ये जो 20 जूल है वो किस में है? पहले पादप में है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये पादप में है, तो इसका अगर 10% निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब चूहे में 2% यहाँ पर चला जाएगा ऊर्जा, और चूहे से फिर सांप में जाएगा, तो इसका भी 10% निकालें तो 0.2 आ जाएगा। और फिर अगर इसका भी 10% निकालते हैं क्योंकि मोर में जाएगा, तो इसका 10% अगर निकालें तो 0.02 आ जाएगा। और क्या है, जूल है, तो जूल निकाल देंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट 0.02 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन निर्माण के दौरान कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त होती है? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा सी श्रृंखला, जिसमें 33 अमीनो अम्ल उपस्थित होता है। इसके बाद है 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के, जिसे हम कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलो इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले है गिफ्ट। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो गिफ्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, हिंदी में आप याद कर सकते हो युग्मक, युग्मनज, अंतः डिम वाहिनी स्थानांतर। मैं तो इसे इंग्लिश में ही याद कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी आसान है इंग्लिश में याद करना। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ये वर्ड पढ़ने में, तो मैं इसे इंग्लिश में याद करता हूँ। और इंग्लिश में आप कर रहे हो तो स्पेलिंग को जो है अच्छे से देखना ताकि मिस्टेक ना हो। इसके बाद है शंभारम क्रोडांग का नाम क्या होता है? तो AUG होता है। इसके बाद है एल्सा का पूरा नाम क्या होता है? इससे पहले मैंने बताया था कि मतलब पहले सेट में मैंने बताया था
कि जो अपना एड्स बीमारी होता है, एड्स रोग होता है, उसका जांच जो है इस विधि द्वारा किया जाता है, ELISA के द्वारा। इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसेस, ठीक है। तो इसका आप आधा लिख लो, मतलब इसका पूरा नाम यहाँ पर लिख लेना, और ये बात आप याद रखना कि ये जो है एड्स के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है ट्राइकोडर्मो पॉलीस्पोरा तथा मोनाकस परक्यूरिस से क्या क्या प्राप्त होता है। तो यार देखो, ये वर्ड मतलब मुझे पढ़ने में तकलीफ जा रही है, एंड पता नहीं है आपके साथ हो रहा है कि नहीं, बट इसमें जो वर्ड है वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, और इसे मैंने पढ़ा भी नहीं है, बट यहाँ पास आंसर दिया हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए, और यहाँ पास दिया है स्टैटिन। स्टैटिन के बारे में मैंने पढ़ा था। स्टैटिन जो होता है जो रक्त में अपना कोलेस्ट्रॉल जो होता है, मतलब सॉरी रक्त में जो अपना कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी मात्रा को कम और ज़्यादा करने का काम करता है, मतलब नियंत्रित करने का काम वो करता है स्टैटिन। इसके बारे में मैंने पढ़ा है, बाकी ये मैंने नहीं पढ़ा है, और वैसे भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, तो आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद है परजीनी सुनहरा चावल में किस विटामिन की उच्चतम मात्रा होती है। तो विटामिन ए की, ये जो होता है अनुवांशिक जो अभी यांत्रिकी हुआ है उसका एक उदाहरण होता है। इसके साथ ही 2-3 उदाहरण है, जैसे कि बीटी कपास हो गया, GM पादप हो गया। इसके बाद है 2 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है। अपरा क्या है? अपरा से संबंधित होने वाली 2 हार्मोन्स के नाम लिखना है। दो अपरा जो होता है, आपने कहीं ना देखा होगा, जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी नाभि से कुछ नली निकली होती है, उसे अपरा कहते हैं। वो क्या होता है, गर्भावस्था जो होता है उसके दौरान बनती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय से उत्पन्न होती है ये संरचना। ये क्या करती है, मादा और भ्रूण को आपस में जोड़ने रखने का काम करती है। और एकमात्र ऐसा क्या है, अंग होता है जो कि क्या होता है, मतलब प्राणियों के ऊतक से मिलकर बना होता है। तो आपको वही चीजें लिखनी है। क्या लिखना है आपको, गर्भाशय से गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में उत्पन्न होने वाला एक ऐसी संरचना जो भ्रूण और मादा को क्या कहते हैं, आपस में जोड़े रखती है और उत्सर्जन श्वसन जैसे कार्य में मदद करती है। इसके बाद आप इसमें इसका हार्मोन्स पूछा है, तो हार्मोन्स आपको लिख लेना है। 2 हार्मोन्स आपको इजी याद रखना है, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हमेशा ये यूज होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल यूज होता है, और 10 से हम इसे काफ़ी बार पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। इसके बाद है सहलंगनता किसे कहते हैं। आपको पता होगा सहलंगनता जो है वो बेटसन एंड पुटेन ने ढूंढा था, पहले मॉडल सेट में था, MCQ में ये। और इसका क्या काम है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है ना, इसमें होता है ये है कि देखो, एक जीन होता है उसमें बहुत, मतलब सॉरी यार, देखो होता है इसमें ये है कि एक गुणसूत्र में बहुत सारे जीन होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जीन होते हैं, और वो जैसे आनुवांशिक विधि होती है, मतलब आनुवांशिक क्रिया होती है, उसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। मतलब एक साथ बहुत सारे जीन हैं, एक गुणसूत्र के माध्यम से एक साथ चले जाते हैं बिना अलग हुए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। वही यहाँ पास है सहलंगनता। इसके बाद है एंटीकोडॉन को परिभाषित कीजिए। तो एंटीकोडॉन जो होता है AUG होता है, और जस्ट इसका वो है UAC होता है। इसमें क्या होता है, mRNA के कोडानों के लिए tRNA पर कुछ विशिष्ट कोडान पाए जाते हैं, जिनके कारण ही tRNA mRNA पर जुड़ता है। tRNA के इन कोडानों को एंटीकोडॉन कहा जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, एंड आप एक बार पढ़ लो। मैंने तो इसे याद नहीं किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था ये, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, हार्डी बेनवर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, इसका महत्व क्या है। तो हार्डी बेनवर्ग जो है उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई जनसंख्या है और उसमें क्या, मतलब कोई एक पारितंत्र है मान लो, और उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और उसमें कोई आनुवांशिक विकार नहीं आता है। आनुवांशिक विकार का मतलब ये है, मतलब कोई विकार नहीं आता है, कोई बल उसमें नहीं लगता है। तो जैसे कि बल में क्या हो जाता है, प्राकृतिक चयन वगैरह, मतलब कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है जिससे जनसंख्या कमी हो। तो क्या होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब जनसंख्या बढ़ने का सबसे कारण होता है प्रजनन, मतलब जनन जाना होने लगता है। और ऐसी स्थिति में क्या होती है, एक बच्चे में जो गुण होता है, मतलब एक माता पिता में जो गुण होता है वही सीधे चला जाता है बच्चों में। मतलब बार बार जनन हो रहा है, तो इससे क्या होता है, जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहता है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब वो स्थिर रहता है और वो विकास नहीं कर रहा है, बस उसकी जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में विलुप्त तो हो सकते हैं वो, हाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कोई उसमें चीज़ें उत्पन्न नहीं हो रही है, नई चीज़ें, तो विकसित नहीं हो पाएगी, और ऐसे में वो विलुप्त तो हो सकती है। तो वही चीज़ें थी हार्डी बेनवर्ग ने बताया था अपने सिद्धांत के अंदर। इसके बाद यहाँ पास है मोलस्कस परप्यूरस ईस्ट से उत्पन्न स्टैटिन क्या कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पास मैंने बताया था, और ये वही चीज़ें है। यहाँ पास क्या होता है, रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी मात्रा को कम करने का कार्य जो है करती है कौन, स्टैटिन करती है। ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ईस्ट से उत्पन्न होती है। उसके बाद यहाँ पास है तालाब पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र में
जैव संख्या के पिरामिड का केवल आलेख बताना है। यहाँ पर आपको लिखना उखना कुछ नहीं है, आलेख बनाना है। और हाँ, ये चीज़ें तो लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात ये जो पिरामिड है वो सीधा बनता है, और सीधा बनने के साथ साथ सबसे नीचे में आपका उत्पादक होता है जिसमें पादप आ जाते हैं, जलीय पादप, और इससे खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जिसमें शाकाहारी कीट आ जाते हैं, और शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी जो कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और ये जो मांसाहारी है उसे भी खाते हैं सर्वाहारी बड़े मछलियाँ जो कि क्या होती है तृतीय उपभोक्ता में आती है। तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किस प्रकार के से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो देखो, ये जो जैव उर्वरक है वो एक प्रकार के कीट होते हैं जो क्या करते हैं, भूमि की जो उर्वरकता क्षमता है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इजी वर्डों में लिख रखा है, क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपको ये दो नंबर का है। ऐसा देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कम पता है उसके बारे में, तो आप कोशिश करो उसका पॉइंट लिखने का। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आप पैराग्राफ में लिखो। ऐसे में एग्जामिनर पूरा चेक नहीं करेगा, पैराग्राफ को यस लगाएगा, मतलब टिक लगाएगा, और नंबर आपको मिल जाएगा। बट आपको थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में तो पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। इससे अगर 1-2 पॉइंट लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर पॉइंट में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, जैव उर्वरकता एक कीट होते हैं जो कि मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने का काम करते हैं। सेकेंड आपको लिखना है कीट कौन कौन से होते हैं, तो कीट का हेडिंग डालना, और फिर लिखना है आपको कवक होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, और ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें होती है कीट में। इसके बाद आपको लिखना है कार्य, कि कैसे उसका जैव उर्वरकता जो है वो बढ़ाया जाता है मृदा का। तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, फास्फोरस स्थिरीकरण, मतलब फास्फोरस पोटेशियम जैसे पोषक तत्व जो है उसे बढ़ा देते हैं, और ऐसा करके इसका जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता है वो बढ़ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 3 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर से स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आलेख बनाना है। तो देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम जो है अच्छे से बनाना है, एकदम क्लियर बनाना है। एंड मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे योनि कहते हैं। योनि एक छोटे से सक्रिय नली में खुलता है जिसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय में 2-3 यहाँ पर दीवारें होती है। दीवारों का नाम यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी दीवार से चिपका हुआ होता है अंडाशय, और जिसमें अंडाशय में अंडाणु बनता है, ठीक है। और ये जो अंडाणु बनता है ना, वो बाहर निकलता है तो उसे कैच करने का काम करती है यहाँ पर ये जो उंगली निवास संरचना है जिसे झालर कहते हैं, झिल्लरी कहते हैं वो। और ये जो झिल्ली है मतलब झालर है, इसके जस्ट ऊपर में कीपक होता है, और यहाँ से जो है कीपक में जाएगा, और कीपक से तुम्बिका में, और उसके बाद वो सीधे चला जाता है कहाँ पास, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका को हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पास जो अंडाणु जो है उत्पन्न हुआ है अंडाशय से, वो जाएगा सीधे झालर में, और झालर से सीधे पहुंच जाएगा इसमें अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका में। और फिर फैलोपियन नलिका से क्या होगा, वो जो अंडाणु है वो चला जाएगा गर्भाशय में, और यहाँ पास वो विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास इनके कार्य लिखना है। तो पहले यहाँ पास था अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका, जैसे कि मैंने बताया ये जो अंडाणु है उसे गर्भाशय में पहुंचाने का काम करता है कौन, अंडवाहिनी। दूसरा है झाली, जिसे झालर कहते हैं। ये क्या करता है, जो अंडाशय से अंडाणु निकला है उसे कैच करने का, और कैच करके उसे किसमें, फैलोपियन नलिका में ले जाने का काम करता है। फिर अंडाशय, अंडाशय में जैसे कि मैंने बताया इसमें अंडाणु बनता है, और कुछ हार्मोन्स जो है यहाँ से निकलते हैं जो क्या करते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उसे क्या करते हैं, मतलब प्रेरित करते हैं, उससे कार्य करते हैं उसके लिए, ठीक है, उसे पूर्ण करने में कार्य करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक विधियाँ कौन कौन सी है, और उसके नाम लिखने हैं एंड उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पास 3 नंबर में है तो आपको 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले आप लिख सकते हो यहाँ पास भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध में आ जाता है कंडोम, डायाफ्राम, ग्रियाटोपी। आपको लिखना है भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध में कंडोम, डायाफ्राम, ग्रीवाटोपी आ जाते हैं, जिसमें कंडोम नर द्वारा उपयोग किया जाता है, और ग्रीवाटोपी और गर्भाशय जो है मादा द्वारा यूज किया जाता है। इसके बाद है रासायनिक विधि, ठीक है, रासायनिक विधि लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं, रासायनिक विधि लिखना। डेस्क करना, रासायनिक विधि में पिल्स आ जाती है। पहले सेट में मैंने पिल्स के बारे में बताया था। पिल्स से गोलियां होती है जिसे गर्भ निरोधक के रूप में लिया जाता है। अगर किसी को प्रेग्नेंट नहीं होता है तो वो गोलियां लेते हैं, तो वही गोली लिखना है। और आपको लिखना है ये जो गोली है वो रसायन द्वारा बनी होती है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है, एग्जाम्पल के लिए आपको सहेली जो है वो दे देना है। उसके बाद तीसरा आपको लिखना है शल्य चिकित्सा। इसमें क्या होता है, आपने नसबंदी नाम सुना होगा, वो इसमें किया जाता है। नसबंदी जो है मादाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। तो उसका नाम आप चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो आप नहीं भी लिख सकते हो। बस आपको बता देना है कि शल्य चिकित्सा में नसबंदी होता है, जिसमें पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 11वां, परीक्षार्थ क्या है, परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए और चित्र बनाइए। तो देखो, परीक्षार्थ जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पास एक तरह से उसका टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वही चीज़ है। तो इसका यहाँ पास कॉमन नाम है टेस्ट क्रॉस और बैंक क्रॉस।
इसमें क्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हो कि हम यहाँ पर से एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें होता ये कि प्रथम पीढ़ी के जो जीव है ना, उनको हम लोग अप्रभावी जो भी जनक है उसके साथ संकरण कराते हैं, और ऐसा कराने से क्या मिलता है वही चेक करने के लिए हम यहाँ पर टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो आपको लिखना है टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है, F1 जो पीढ़ी है उसके जीवों को जो अप्रभावित जनक है उसके साथ संकरण कराया जाता है। इसके दौरान क्या होता है, 50% जो है शुद्ध मिलता है, मतलब कि प्रभावी मिलता है, और 50% जो है अप्रभावी यहाँ पर हमें संतान मिलती है। एग्जाम्पल के लिए आपको ले लेना है ये वाला लाल पुष्प और सफेद पुष्प। लाल पुष्प का संकेत होता है RR, यहाँ पर दिया हुआ है। सफेद का दिया हुआ है R, छोटा छोटा RR, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप मिलाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो R है इसके साथ पहले करेगा क्रिया, मतलब कि यहाँ संकलन करेगा, तो हमें एक R, बड़ा R और छोटा R मिलेगा। फिर इसी बड़े R को फिर से इसके साथ करेंगे सेकंड वाले के साथ, तो सेम चीज़ वापस मिल जाएगी। फिर ये जो छोटा है उसके साथ करेंगे तो छोटा छोटा R मिलेगा। फिर से R को इसके साथ करेंगे तो बड़ा R मिलेगा। वही सेम चीज़ है, देखो इसके साथ किया तो हमने R मिला, और फिर इसी को इसके साथ करें तो फिर मिला हमें लाल, और इसके साथ मिला तो ये सफेद सफेद। मतलब 50% चांस है कि प्रभावी होगा और 50% चांस है अप्रभावी होगा। इसके बाद यहाँ पास है बैंक क्रॉस। क्या होता है, तो आपको वही चीज़ें सेम चीज़ें रिपीट करनी है, बस यहाँ पास ये जो अप्रभावी है वो हटा देना है। मतलब देखो क्या है, जब F1 पीढ़ी से के जीवों को क्या कहता है, किसी भी जनक के साथ संकरण कराया जाता है। यहाँ पर हम प्रवाही नहीं लिखेंगे, अप्रवाही नहीं लिखेंगे, किसी भी जनक के साथ अगर हम संकरण कराते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बैंक क्रॉस। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो लंबा पौधा और बौना पौधा, जिसमें लंबे पौधा को जो है बड़े टी से दर्शा सकते हो और बौने को छोटे टी से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अवशेषी अंग क्या है, और मानव के 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे अंग जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो सिर्फ ऐसे ही पाए जाते हैं जिनका कोई भी उपयोग नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये जो अंग है वो पहले कहीं ना कहीं काम किया करते थे, और धीरे धीरे जैसे ही इसका उपयोग कम किया गया तो वो हमारे शरीर में सिर्फ रह गए हैं, अब उनका कोई भी काम नहीं है। उसी को कहते हैं यहाँ पर अवशेषी अंग। यहाँ पर क्या होगा, जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती, इन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में ये सक्रिय रहे होंगे, लेकिन वातावरण अनुकूलन के कारण कालांतर में निष्क्रिय हो गए। मनुष्य की अपेंडिक्स पुच्छ, ये एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये याद रखना है, अगला दाढ़ एक होता है जो कि मुंह के लास्ट वाला दांत होता है, मतलब लास्ट तक भी लास्ट होता है, ठीक है। तो वो होता है अगला दाढ़ होता है, और उसके बाद है अपेंडिक्स, यही वाला, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है परजीविता एवं सहोपकारिता में 3 अंतर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परजीविता एवं सहोपकारिता में अंतर। सॉरी, यहाँ पर मेरा तबीयत खराब है तो मुझे अभी पानी पीना था, गला थोड़ा सा खराब हुआ लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पर मैं आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो परजीविता एवं सहोपकारिता में अंतर क्या होता है। परजीविता मतलब ये होता है जिस किसी जीव के ऊपर में परजीवी के रूप में रहना। ऐसा करने से क्या होता है, एक को तो यहाँ पर लाभ होगा, दूसरों को यहाँ पर हानि होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जू हो गया, जो कि हमारे ऊपर होता है, तो जू क्या करते हैं, हमारे से रक्त ले लेते हैं तो उन्हें लाभ होता है, बट हमारे से रक्त जा रहा है तो हमें हानि हो रही है। तो यहाँ पर जो परजीविता है वो यही होता है, 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर है सहोपकारिता। इसमें क्या होता है, दोनों को ही लाभ होता है। और एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो मधुमक्खी और फूल होता है। मधुमक्खी को यहाँ पर जो है क्या मिल जाता है, सॉरी क्या बोलते हैं यार उसको, अपराधी बोलते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है। बट ये जो है फूल से कुछ चीज़ लेता है, मकरंद, हाँ सॉरी मकरंद मिलता है, ठीक है। और ये जो पुष्प है उसको परागण मिल जाता है, मतलब ये जो है मधुमक्खी के द्वारा यहाँ पर परागण कर लेता है अपना, तो दोनों का ही फायदा हो जाता है। एंड यहाँ पर आप 3 नंबर का है तो 3 अंतर लिखना होगा। सबसे पहले ये लिख लेंगे आप, सेकंड आप लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, एंड थर्ड आपको लिखना है ये जो होते हैं ये भोजन जो है मतलब क्या करते हैं, पोषक से पदार्थ मतलब प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं अपना जो पोषण है, जो भोज्य पदार्थ है, लेकिन ये एक दूसरे पर क्या है, निर्भर रहते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे का मदद करते रहते हैं, समझो। एंड इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र उपवन क्या है, इसके संरक्षण में क्या भूमिका है। देखो पवित्र उपवन क्या होता है, हम छत्तीसगढ़ वाले अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसी मंदिरें हैं, ऐसी जंगलें हैं जिनके आसपास में मंदिर होती है, ठीक है। जैसे भोरमदेव हो गया, जहाँ से मतलब मैं हूँ, मतलब मेरे ही जिले में है, कबीरधाम जिले में, तो वही है, ठीक है।
तो भोरमदेव वगैरह है, जिसमें क्या होता है, एक मंदिर है, उसके आसपास में बहुत घने जंगल होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे वन क्षेत्र जो कि मंदिरों के आसपास पाई जाती है, ऐसे धार्मिक क्षेत्र में पाई जाती है, उसी कहते हैं हम लोग पवित्र उपवन कहते हैं। ठीक है, इसमें होता ये है कि इसमें जो है, इस जो मतलब जगह है पवित्र उपवन, इसे देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। मतलब उसे ऐसा माना जाता है कि उसमें देवी देवताओं को दे दिया जाता है, उनका माना जाता है। ठीक है, इसका जो है संरक्षण में बहुत अच्छी भूमिका है। सबसे पहली बात तो ये है, देखो क्या होता है, अगर मान लो, देखो यह अभी आपको पता होगा धार्मिक स्थल में ऐसा होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो इस स्थान को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और वहाँ पर कुछ दुर्घटना होती है, जैसे अगर पेड़ वेड़ को काट दिया जाए तो पाप माना जाता है, ऐसा उनका पूजा किया जाता है, तो पाप माना जाता है उन चीज़ को छेड़छाड़ी करना। तो वही चीज़ें होती हैं, स्थानीय लोग क्या करते हैं, इसे पवित्र मानते हैं और इनमें हस्तक्षेप नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से बना रहता है। मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं कट रहे हैं, और उसमें पता होगा आपको कि जितने भी यहाँ पास मंदिरें होती हैं, उनके आसपास में कोई ना कोई जल का स्रोत होगा, चाहे नदी हो, तालाब हो, या कोई नहर हो, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पास वो जल है वो भी स्वच्छ माना जाएगा, स्वच्छ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी लोग हैं वो उसे पवित्र मानेंगे और वहाँ पास गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो यही चीज़ें हैं, संरक्षण में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाती है। आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, मैंने ऊपर में लिख रखा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 4 नंबर का है। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी 1 से 2 दिन बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ के आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। और देखो मैं आपको बता दूं, 4 और 5 नंबर के लिए एकदम भाई मतलब गिने चुने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, गिने चुने ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, एंड सेम टू सेम वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। जैसे ये जो चैप्टर, ये जो है चैप्टर शायद तक ये 7 या 8 का है आई थिंक। और उसमें जो है आपको डीएनए मॉडल पूछा जाता है, क्रिक और जो वॉटसन का जो डीएनए मॉडल था, वो 4 नंबर में आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में। और आप उसे कर लेना, बाकी ये चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक बार आप इसे अच्छे से देख लो, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे एमसीक्यू बन सकते हैं, कोई भी फिक्स नहीं है कि एमसीक्यू बनेगा कि नहीं, बट हाँ बन सकते हैं। 4 और 5 नंबर के लिए मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैंने डाल रखा है पहले ही अपने सेकंड चैप्टर में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है और वही आएगा, आप अच्छे से उसे तैयार कर लेना। और वैसे भी इस बार जो पेपर है वो थोड़ा ईजी आ रहा है, तो आप यार उसको मतलब कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं चलो एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। तो ये जो ओपेरॉन होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनका समूह जो होता है उसे ओपेरॉन कहते हैं। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मतलब इनका जो 2 चरणों में पूरा होती है समझो, जिसमें पहला है नियंत्रण जीन्स और दूसरा यहाँ पर है संरचनात्मक जीन्स। इसके भी कुछ कुछ अंतर होते हैं जो कि आप देख सकते हो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया है अभी। एंड इसके बाद मैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही चला जाता हूँ सीधे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, अथवा में है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण क्या है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता ये है, ये जो प्रोटीन है आपको पता होगा, ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो कि भाई मतलब एक तरह से हमारे वृद्धि में मदद करता है, वही चीज़ें प्रोटीन होती है। और शारीरिक वृद्धि बनाने के लिए और मेंटल प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें जो है उसे मैनेज करने के लिए यहाँ पास प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये जो प्रोटीन है ना, वो कोशिकाओं में डीएनए जो होता है उसके अंदर कुछ आनुवांशिक जानकारी होती है, उसके ही माध्यम से बनता है ये प्रोटीन। मतलब कोशिकाएं अपने डीएनए में मौजूद आनुवांशिक निर्देशों का उपयोग करके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन कैसे बनता है आपको पता चल गया। प्रोटीन बनाने की 2 विधियां होती है, मतलब 2 चरणों में ये पूर्ण होता है। पहला होता है यहाँ पर अनुलेखन, दूसरा होता है अनुवादन। अनुलेखन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा और फिर एमआरएनए से अपना जो है क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, वो सेकेंड अनुवादन में आ जाता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, सबसे पहले आपको यह लिखना है कि इसका जो स्थान है, मतलब पहले आपको ये बता देना है कि अनुलेखन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। और सेकंड पॉइंट आपको लिखना है ये कौन से स्थान में होता है, कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका का जो केंद्रक है वहां पर ये जो है बनता है। सेकंड मतलब थर्ड पॉइंट आपको लिखना है डीएनए के टेम्पलेट का निर्माण किया जाता है पहले, उसके बाद ये जो डीएनए टेम्पलेट की मदद से ही क्या होता है, एक पॉलीमरेज श्रृंखला बनाई जाती है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से एमआरएनए का श्रृंखला यहाँ पास बन जाता है। फिर ये जो एमआरएनए है उसे अलग कर लेते हैं, तो फाइनली हमारा डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा और फिर एमआरएनए से हमें बनाना है यहाँ पास प्रोटीन। वो उसका जो है कहाँ पास बनता है, वो राइबोसोम में बनता है, इसका स्थान है। मतलब कि एमआरएनए से प्रोटीन जो है राइबोसोम में बनता है। और आपको ये सारी पॉइंट जो है वो लिख लेना है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास से जीएम पौधे क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जो जीएम पौधे होते हैं वो अनुवांशिक क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। अनुवांशिक क्रिया में होता ये है कि जो डीएनए है उसमें हम लोग कृत्रिम रूप से क्या हेर फेर करते हैं और कुछ चीज़ें चेंज करके हम उसे ऐसा बना देते हैं ताकि वो जो है काफ़ी शक्तिशाली बन जाए अच्छे से। ठीक है,
इस चीज़ से आखिर फायदा क्या होता है, जिसके कारण ये जो है ऐसे छेड़छाड़ी किया जाता है डीएनए में, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पास मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, वो आप देख लो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पास है कीट और रोग का प्रतिरोध, मतलब देखो प्रतिरोधकता के रूप में ये काम करता है। देखो आपको पता होगा जितने भी फसल है उसमें बहुत सारे कीट आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, जिसके कारण फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो उनके डीएनए में हम ऐसी कुछ चीज़ें डाल देते हैं, ऐसा हेर फेर करते हैं, जिसके कारण जो कीट है अगर उसे खाता है तो मर जाता है। मतलब कीटों के लिए क्या होता है, वो प्रतिरोधकता का काम करता है और उसमें कोई चीज़ें छिड़काव नहीं की जाती, मतलब कीटनाशक का उपयोग जो है कम हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं, ये खुद ही यहाँ पर क्या है प्रतिरोधकता के रूप में काम करने लगती है। और इसमें जो है जितने भी एंटीबायोटिक चीज़ें हम डालते हैं, मतलब कीटनाशक डालते हैं, उन चीज़ों को डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड है पर्यावरण के लिए अनुकूलन। इसे ऐसे विकसित किया जाता है जिससे होता ये है कि अगर बहुत ज़्यादा सूखा है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या पानी की कमी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये अच्छे से अपने आप को अनुकूलित कर लेता है और वहाँ पर अच्छे से रह जाता है, मतलब अच्छे से उत्पादित होता है। तो इसलिए क्या है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। बेहतर पोषक भी है, इससे ऐसे बनाया जा रहा है। इसमें होता ही है, इसमें प्रोटीन जो है बहुत अच्छा पाया जाता है और इनकी उत्पादकता भी अच्छी हो जाती है। साथ ही कटाई पश्चात इसमें कम हानि होती है। आपको पता होगा कटाई पश्चात बहुत सारी हानियाँ होती है, क्योंकि छोटे बड़े साइज़ वगैरह और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसे बहुत हद तक ये कम कर देता है इस विधि के द्वारा। इसके बाद किसानों के लिए आर्थिक लाभ, इसे आपको लिखना है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा इसलिए देखो, किसानों के लिए आर्थिक लाभ क्या है, सबसे पहली बात ये, इससे बहुत ज़्यादा उत्पादकता हो रहा है, मतलब फसल बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसमें कीटनाशक हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब कि कीटनाशक के लिए जो पैसे यूज होते थे वो यहाँ पर सब खत्म हो जाएंगे और इसे बेचकर, मतलब फसलों को बेचकर अच्छा उन्हें आय मिल जाता है, तो उनकी आय में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद है पशुधन के लिए भी चारा हो जाता है। मतलब देखो क्या होता है कि अगर कोई कीट किसी फसल को खाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, अगर कोई पशु से खाता है तो उससे भी कुछ यहाँ पर बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उससे बच जाता है। साथ ही साथ इसमें ऐसे बहुत सारे मतलब हरे पौधे मिलते हैं, फसल के साथ साथ उसमें जो पेड़ होता है वो भी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर पशुधन के लिए भी चारा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से, परजीवी जंतु क्या है, जंतुओं का उत्पादन किन कारणों के लिए किया जाता है। देखो परजीवी जंतु क्या होते हैं, वे जंतु होते हैं जो क्या होता है रिकॉम्बिनेंट जो तकनीक होता है डीएनए वाला, ठीक है, उसके लिए क्या है उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है जो बाहरी व अन्य विशिष्ट जीव को प्रवेश कराकर अनुवांशिक रूप में क्या कहते हैं रूपांतरित किए जाते हैं। कई जंतु अनुवांशिक रूप में रूपांतरित होते हैं। इसमें मुख्य रूप से चूहे, खरगोश और ये इनका उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा चूहों का आपने मूवीज में देखा होगा। क्या होता है जितने भी वैज्ञानिक जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं वो चूहे के ऊपर करते हैं पहले, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चूहा जो है वो इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब उनका जो तंत्र होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मिलती जुलती होती है। तो पहले इसमें चूहे में यूज़ किया जाता है, फिर इसे ह्यूमन में किया जाता है। डायरेक्ट ह्यूमन में नहीं करते, अगर कुछ हो गया तो रिस्क कौन लेगा भाई, ठीक है, तो करते हैं। एंड इसके बारे में कुछ आपको बता देना कि इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहली बात तो परजीवी जंतु द्वारा वैज्ञानिक को जीव की क्रिया, उनके नियंत्रण, सामान्य देह कार्य व विकास पर प्रभाव का अध्ययन करने में संबंधित होता है, मतलब उसका अध्ययन करने में। रोग के अध्ययन के लिए आसानी होती है इससे, ठीक है। रोग के बारे में मैंने जैसे बताया कि चेक करने के लिए होता है, तो अगर कोई रोग हो गया है तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, और जान चुके हैं तो उसका उपचार भी हम ढूंढ सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं और मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित रोगों का बारे में बताने हैं हमें। और सच बताऊँ तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट एमसीक्यू में आ सकते हैं, मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर से अमीबिता, ये जो होता है आई थिंक पेचिस होता है, आपने पेचिस नाम तो सुना ही होगा। ये किसके द्वारा होता है, तो सबसे पहली बार ये जो है पॉइंट में आपको लिखना है, अगर आता है तो, वैसे तो नहीं आएगा बट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ये जो है किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो आपको लिखना है सबसे पहला बात, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ का नाम होता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिक का इसका नाम होता है। सेकंड आप लिख सकते हो इसका वाहक। ये जो प्रोटोजोआ है किसके अंदर जाता है, मधुमक्खी जो होता है, सॉरी मक्खी जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर फैलता है। और उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये कैसे फैलता है, तो ये मल द्वारा फैलता है, दूषित पानी के द्वारा, दूषित खाना वगैरह खाने के द्वारा ये फैलता है। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, स्वच्छता बनाए रखो यार, मतलब स्वच्छता रहेगी तभी, जितने भी बीमारी है वो स्वच्छता ना होने के कारण ही फैलती है। तो सब में क्या है, स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पानी को उबाल के पीना चाहिए ताकि ये जो बीमारी है वो बहुत ही कम हो। एंड इसके बाद है मलेरिया। मलेरिया के बारे में आपको पता ही होगा, ये एनोफिलिस जो मच्छर है, मादा मच्छर, उसके द्वारा होता है। इसमें भी प्लाज्मिड नाम का प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण होता है। इसके उपचार की बात की जाए तो मच्छरों को जन्म करने से रोक देना या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना, या मच्छरदानी हो गया, कॉइल हो गया, ये सभी यूज़ करना, ये इसका काफ़ी ज़्यादा बचाव के लिए तरीके हैं। इसके बाद है एस्केरियासिस।
क्या होता है, तो ये जो है कृमि के द्वारा होता है और इसमें बहुत सारी कृमि आ जाती है। एंड इसका एक कृमि का तो आप नाम नहीं, मतलब बहुत सारे कृमि है तो नाम नहीं लिख सकते हो, तो आप नाम ना लिखो फिर भी चलेगा अच्छे से। और कृमि रोग है, इसका मतलब ये है पेटों में दर्द होगा, पेट में कीड़े आ जाते हैं तो पेटों में दर्द होता है, ज्वर होता है, सिर दर्द वगैरह होने लगता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पास आ जाएगी, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया है निमोनिया, टाइफाइड एंड दाद और क्या है फाइलेरिया। निमोनिया जो होता है किसके द्वारा होता है आपको पता होगा, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है और इसके लक्षण भी वही सेम चीज़ है। रोग में क्या होता है, इसमें होता है फेफड़े को जो है ना संक्रमित करता है, मतलब श्वसन सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। ठीक है, तो सर देखो नॉर्मल जो जुकाम होता है जो मेरे को हो रखा है अभी, ठीक है, वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मल जुकाम में क्या होता है वो सिर्फ श्वसन नली को प्रभावित करता है, बट ये जो होता है निमोनिया ये हमारे फेफड़े को, जो फेफड़े में वायु कोश होते हैं ना जिसे हम लोग कहते हैं कुपिका, ठीक है, तो कुपिका जो है उसे यहाँ पर प्रभावित करता है, तो सांस लेने में गंभीर समस्या होती है, ज्वर होने होती है, सिर दर्द करने रहता है, खांसी वगैरह होने लगती है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके बाद टाइफाइड है, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से होता है और ये जो है वही रोज जो भोजन वगैरह स्वच्छता ना रखने से फैलता है, सबसे मेन बात यही है। इसके बाद दाद है, दाद आपको पता होगा कृमि के द्वारा फैलता है और कवक के द्वारा फैलता है, मुख्य रूप से कवक के द्वारा फैलता है, बहुत सारे कवक होते हैं उनके द्वारा ये फैलता है। उसके बाद है फाइलेरिया, यह रोग जो है वुचेरिया बैंक्रॉप्टिस नाम के कृमि से फैलता है। आप कृमि लिख लेना क्योंकि इसका नाम मुझे भी याद नहीं हो रहा है एंड मैं इसे पहली बार पढ़ रहा हूँ। देखो मैंने ये जो है मतलब पढ़ा है बट मैंने ये चीज़ें स्किप कर दी थी क्योंकि मुझे पता है 5 नंबर 4 नंबर में सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और वही आएगा, तो मैं ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ता। बाकी देखो ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी आईएमपी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको डायरेक्ट 19वां क्वेश्चन बताता हूँ जो कि लास्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आप देख सकते हो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सेट में ये तो था ही, सेकंड में ये है, तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा फिर बन जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, द्विनिश्चेषण और त्रिनिश्चेषण दिया हुआ है, मतलब 30 चलन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले देखो क्या होता है, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, डायग्राम आपको क्लियर बनाना है तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और थोड़े से पॉइंट में लिख देना है फिर आपको मार्क्स जो है पक्के मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं पराग कोश क्या होता है, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र में आते हैं परागण की क्रिया द्वारा। तो यहाँ पास क्या है आपको पता है, जो परागकण है वर्तिकाग्र में आएंगे और जैसे आएंगे तो वहाँ से कुछ नली निकलेगी जिसे हम लोग पराग नली जो है वो निकलेगी और वो सीधे जाएगी भ्रूण में और भ्रूण में जाके युग्मक से मिलकर युग्मनज बना देगी, ठीक है, क्यों इसके अंदर भी 2 युग्मक होते हैं वो जाके मिलकर बनाती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है परागकणों का अंकुरण। तो यहाँ पास क्या होगा, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र में आ जाएंगे परागकोश से होते हुए और यहाँ पास आके पराग नलिका का निर्माण करेंगे। पहला आपको ये लिखना है। सेकंड पॉइंट लिखना है पराग नलिका पथ। ये जो पराग नलिका जो बनी है वो क्या होती है, वर्तिका से होते हुए, यहाँ पास ये वर्तिकाग्र है ये वर्तिका है, तो वर्तिका से होते हुए वो सीधे भ्रूणकोश में प्रवेश करता है। आपको ये लिखना है। अब भ्रूणकोश में प्रवेश करने के 3 रास्ते हो सकते हैं। यहाँ पास ये जो नाम दिया है वो आप याद मत रखना क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने डायरेक्ट 3 रास्ता बता रहा हूँ। सबसे पहला ये जो रास्ता है आपको पता होगा कि ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये होता है निभाग, ये होता है बीजांड द्वार और ये जो बीजांड का है, मतलब बीजांड का जो मुख्य भाग होता है बीजांड का होता है उसमें अध्य आवरण होते हैं, 2 आवरण होते हैं, अंत आवरण और बाह्य आवरण, ठीक है। तो पहला ये है कि ये जो पराग नलिका है वो या तो निभाग से जा सकता है, दूसरा है या तो ये जो है अपना बीजांड द्वार से जा सकता है, तीसरा या तो ये अध्य आवरण को छेद के जा सकता है। यही तीनों कंडीशन है जो कि यहाँ बस दिया हुआ है, बस इसमें जो नाम है वो थोड़े से अजीब है, बाकी आप पढ़ोगे तो आपको सेम ही मिलेगा। जब पराग नलिका अंडा द्वार मतलब बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश करता है तो ये होता है। एंड इसमें क्या है, जब पराग नलिका निभाग से जाता है तो यही चीज़ें। एंड उसके बाद यहाँ पास दिया है मेसोगैमिस, इसमें क्या होता है जो अध्यावरण है वहां से भेद कर जाता है। इसके बाद आपको लिखना है थर्ड पॉइंट कि यहाँ पास क्या होता है, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश होता है। देखो पराग नलिका जो है वर्तिकाग्र से आते हुए यहाँ पास भ्रूणकोश में जाएगा तो और भ्रूणकोश में जाके यहाँ पास क्या होता है युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाता है। इसके बाद है युग्मकों का संलयन होता है। आपको जैसे कि मैंने बताया ये जो परागकण है उसमें 2 युग्मक होते हैं। एक युग्मक जो है यहाँ पास ये जो अंड कोशिका है उससे जाके मिलेगी और उसके बाद युग्मनज बनाएगी और एक नया युग्मक यहाँ पास जो बीच में ध्रुवी केंद्रक होता है उससे मिलेगी और यहाँ पास भ्रूणपोष बनाएगी। देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पास,
यहाँ पास दो, यहाँ पास क्या आएंगे, दो युग्मक आएंगे, एक युग्मक आएगा यहाँ पास, और यहाँ पास दो सहायक कोशिकाएं होती है ये वाली। ये दोनों सहायक कोशिका क्या करती है, मार्गदर्शन करती है किसका, ये पराग नलिका का, कि भाई तेरे को यहीं से अंदर जाना है और यहाँ अंडप है, अंडाणु है, उसको जाके मतलब मार देना है, मतलब उसके साथ संलग्न कर लेना है और फिर युग्मक बना देना है, युग्मनज बना देना है। तो वो बताता है, मतलब मार्गदर्शन करने का काम करता है। सहायक जो कोशिका है वो मार्गदर्शन का काम करती है, और एक जो है मिल जाती है किससे, अंड कोशिका से, और यहाँ पास अंड कोशिका जो है मादा युग्मक का कार्य करती है, जिसके कारण यहाँ पास युग्मक वो भी होता है, दूसरा युग्मक जैसे आता है नर युग्मक, इसके साथ मिलकर युग्मनज बन जाता है। इसके बाद एक नर युग्मक जो है यहाँ पास बीच में ध्रुवी केंद्रक से मिलता है, तो बनता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में बहुत अंतर होता है। भ्रूण को जो पोषण देता है वो भ्रूण पोष होता है, और ये जो भ्रूण कोश है ना, ठीक है, इसके अंदर ये जो संरचना ये भ्रूण कोश होती है, तो ये जो भ्रूण कोश है ना, उससे ही बनता है भ्रूण पोष। है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ब्रोड कोश जो होता है उसकी संरचना बतानी है हमें। तो इसकी संरचना सिंपल सा है यार, ये 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाला होता है। इसमें जो ये बीजाणु द्वार है उसकी तरफ 3 कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। इन दोनों को ही मिला के अंडा समुच्चय कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है। और बीच में ध्रुवीय केंद्रक होती है, ठीक है। और जस्ट ऊपर में जो निभाग की तरफ 3 केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। आप देखोगे तो वही चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने डायरेक्ट बता दिया। एंड ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। अपना जो प्रभास सीरीज का दूसरा लेक्चर था वो भी कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।